रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट बोला जा सकता है बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। आज मेरा ही पोर्टफोलियो जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक 2% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। फाइनली रिस्पाइट ना, कई महीनों से प्रॉब्लम चल रहा था। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ऊपर जा रहा है, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तो बहुत बड़ा रीज़न इसका ऑफ कोर्स है एफआईआईज़ का इन्फ्लोज ना। एफआईआईज़ लगातार पैसा निकाल रहे थे जिसके कारण प्रेशर बना हुआ था। फाइनली पिछले कुछ दिनों से उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया है और आज भी जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस है लग रहा है कि शायद आज भी एफआईआईज़ बाई कर रहे हैं। शाम में डेटा पता चलेगा, देखते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक तो बिल्कुल लग रहा है कि एफआईआईज़ आज भी बाय कर रहे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये एफआईआईज़ का डेटा जो है कैसा चल रहा है ना। पिछले कुछ महीनों में डेटा क्या था, इस महीने का डेटा क्या था, उससे एक आइडिया मिलेगा कि क्या सही में खरीदारी हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि भाई बहुत नेगेटिविटी था ना, सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया है, एफआईआईज़ कभी नहीं आएंगे, क्यों आएंगे, दूसरे मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी। सरकार ने तो कैपिटल गेन्स टैक्स घटाया नहीं, सेम ही है, तो फिर ये क्यों आने लगे वापस? हाँ, दूसरे मार्केट में क्यों नहीं जा रहे, समझने की कोशिश करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं ना, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज मैं एक स्टॉक का डिटेल में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा ना। आपको समझ में आएगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही नहीं देखना है, सिर्फ उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वहाँ पे रॉन्ग नंबर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उसके अलावा भी आपको और कौन कौन से डिटेल चेक करने होंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज ऑलवेज पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं या फिर लगातार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ऑफकोर्स मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में देख लेते हैं कि भाई इंडियन मार्केट तो बहुत अच्छा कर रहा है, बाहर का मार्केट्स कैसा कर रहा है। तो बाहर देखिए कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। यूएस का मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। नैस्डैक का रिटर्न थोड़ा बहुत आया था, लेकिन और तो मोस्टली फ्लैट ही है। एशिया का मार्केट भी देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। हांगकांग का मार्केट का थोड़ा परफॉर्मेंस है ऑफकोर्स, लेकिन और तो कहीं कोई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बॉन्ड देख लेते हैं, यूएस का 10 ईयर जीसेक कहाँ चल रहा है। तो ये तो 4.3% से अभी भी नीचे है, जो कि अच्छी बात है ना। 4.8 चला गया था, उससे नीचे है, रिस्पाइट है। उसके बाद गोल्ड देख लेते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा तेज़ी आया है। हाँ, ये दोनों तो खैर अभी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। ऑयल देखते हैं 72 के आसपास है, तो इंडिया के लिए तो कंफर्टेबल है 72 का फिगर। उसके बाद इंडेक्स देख लेते हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास, कहीं कोई निगेटिविटी नहीं। हमें क्या देखना होता है ना, 10 ईयर जीसेक कहाँ है यूएस का, वो ठीक ठाक है। यूएस का डॉलर इंडेक्स कहाँ है, वो भी ठीक ठाक है। उसके बाद ब्रेंट क्रूड कहाँ है, वो भी ठीक ठाक है। तो ये सब मतलब बाहर के मार्केट में जनरली हमें ये सब देखना होता है। ठीक है, इसको आगे अगेन मैं कवर करूँगा क्यों देखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ये बाहर का मार्केट। तो स्टॉक मार्केट बाहर तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन हाँ जो हमारे काम का चीज़ है वहाँ पर सभी जगह पॉजिटिविटी है। उसके बाद इंडियन मार्केट्स देख लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। इंडियन मार्केट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा, लार्ज कैप देखिए ना कितना ज़्यादा रिटर्न ना। एफआईआईज़ आज भी बाय कर रहे हैं, देखकर तो बिल्कुल लग रहा है। देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होता है। जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ज़्यादातर सेक्टर्स, मतलब कोई सेक्टर, मतलब मेरे सामने जो डेटा है ना, कोई सेक्टर नेगेटिव दिख ही नहीं रहा है। हाँ? जो भी मेजर सेक्टर्स हैं सभी कुछ पॉजिटिव और अच्छा खासा पॉजिटिव। सेंट्रल पीएसयूज, हाँ बिल्कुल रिटर्न नहीं आ रहा था, डाउन एंड आउट, अब परफॉर्मेंस आने लगा। देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रहा है। बैंक कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था ना सालों से, यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। रियलिटी भी रिसेंट टाइम्स में डाउन था, पहले तो रिटर्न आया था फिर डाउन था, फिर से परफॉर्मेंस आ रहा है। उसके बाद इंफ्रा का भी देखिए परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। आईटी सुबह परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रहा था आईटी का ना, लेकिन हाँ अभी थोड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे आईटी में आने लगा वापस। तो देखिए सेंट्रल पीएसयूज या फिर इंफ्रा
या फिर रियलिटी ना, तो देखिए अब सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा उधर प्रॉब्लम चल रहा था ना, अब फिर से अच्छा खासा तेज़ी से चल रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रहा है। रियलिटी ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट कट है ना, ऑलरेडी आरबीआई स्टार्ट कर चुका है, आने वाले महीनों में और भी ज़्यादा रेट कट होगा, रियलिटी के लिए पॉजिटिव है। बैंक्स का तो खैर कोई रिटर्न ही नहीं आया है ना, मतलब पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट कोई रिटर्न नहीं आया है, और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और कुछ अच्छे क्वालिटी के बैंक्स अवेलेबल हैं, तो नेचुरली वहाँ भी परफॉर्मेंस ड्यू था, तो परफॉर्मेंस आ रहा है। सो नाउ अब जान लेते हैं कि भाई ये एफआईआईज को क्या हो गया, अचानक क्यों आ रहे हैं, और सही में आ रहे हैं कि नहीं। डेटा देखकर पता चले, ऐसे बोलने से तो नहीं होता है, डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या बता रहा है। यहाँ पे आप कैश मार्केट में चेक कर सकते हैं ना कि एफआईआईज और डीआईआईज ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स में कितना बाय या फिर सेल किया है। देखिए पिछले कुछ महीनों का, सितंबर तक तो आपको पता है ना सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखिए सितंबर में तो बाय किया हुआ है, एफआईआईज ने भी बाय किया है, डीआईआईज ने भी बाय किया है। उसके बाद देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, ये मार्च महीने का है मंथ टिल डेट। हाँ कहीं भी आपको एफआईआईज का पॉजिटिव फिगर नहीं लगेगा, सभी कुछ नेगेटिव है। ठीक है, मार्च में भी पूरा मार्च महीना अभी तक जो चल रहा है उसमें भी नेगेटिव है अच्छा खासा। ठीक है, जबकि डीआईआई जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सभी जगह पॉजिटिव है ना, सभी जगह बाय कर रहे हैं। एफआईआईज ऑफ कोर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होता है उसको एफआईआईज बोलते हैं, और डीआईआईज जो इंडिया की कंपनीज़ है ना, एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लाइक इंश्योरेंस कंपनीज़ हो गई, बैंक्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गया, वो सब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसको डीआईआईज बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर से के लोग पैसा निकाल रहे थे और इंडिया में जो इन्वेस्टर्स है वो लगातार पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि ये जो भी है ना, ये पॉजिटिव, ये नेट परचेज या सेल की हम लोग बात बोल रहे हैं। ये देखें नेट परचेज, बाय सेल तो वो डेली करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल कर रहे हैं। ठीक है, बाय सेल डेली होता है, लेकिन हाँ दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमें देखना होता है कि नेट परचेज या सेल क्या है। उसी तरह से डीआईआईज में भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो पूरा का पूरा निगेटिविटी। हाँ लेकिन अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वहाँ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, तब आपको पता चलेगा पॉजिटिविटी क्या है। हाँ ये देखिए मार्च तक तो हमने देखा पूरा निगेटिव है, यहाँ पे भी इनफैक्ट देखिए मार्च का पहले का देखेंगे पूरा निगेटिविटी। हाँ लेकिन यहाँ पे देखिए 18 मार्च थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया। हाँ और डीआईआईज भी लगातार बाय कर रहे हैं यहाँ पे, डीआईआईज की तरफ से कोई कमी नहीं है। उसके बाद फिर से 19 मार्च को सेल किया। उसके बाद देखिए 2 दिन ह्यूज बाइंग, हाँ बहुत अच्छा बाइंग रहा, और डीआईआईज ने इन दोनों दिन बेचा है इंडियन कंपनीज ने। नेट मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नेट परचेज या सेल है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव असर और अच्छा खासा अमाउंट। देखिए 21 मार्च को कितना बड़ा अमाउंट, 7,400 करोड़ के आसपास। तो ये जो पॉजिटिविटी आपको दिख रहा है ना, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि एफआईआईज ने अच्छा खासा खरीदारी शुरू कर दिया, और आज भी मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर है तो बिल्कुल लगता है कि शायद आज भी खरीदारी कर रहे हैं। शाम को डेटा पता चलेगा। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है ना कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया ना। सरकार ने तो बहुत ट्राई किया कि भाई भगा दे एफआईआईज को, कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दें, हाँ फिर वापस क्यों आ रहे हैं। तो देखिए अगर आप रेगुलरली हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं ना, तो मैंने हमेशा ये मेनटेन किया है कि देखिए किसी को भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, उसको रिटर्न से मतलब है, सिंपल रिटर्न और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है। ठीक है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 10% का रिटर्न दे रहा है, दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 20% का रिटर्न दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिटर्न में, एक 10% एक 20%। ठीक है, जो 10% का रिटर्न दे रहा है उसका एक्सपेंस रेशियो है 1% का। ठीक है, और जो 20% का रिटर्न दे रहा है उसका एक्सपेंस रेशियो है 2% या चलो 3% मान लेते हैं। 3% कितना ज़्यादा है, इसका सिर्फ 1%, उसका 3%। लेकिन जब नेट रिटर्न देखेंगे तो फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे 10% वाला जो है वो 1% ले रहा है तो 9% का रिटर्न आपको आया, और ये जो 20% वाला है वो 3% ले रहा है, फिर भी 17% का रिटर्न आपको आ रहा है। तो एक 9% एक 17%, कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। देखिए इंडियन मार्केट में सही बात है कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा बढ़ा है, लेकिन रिटर्न अगर यहाँ से आने लगेगा तो एफआईआईज फिर से आएंगे। उन्हें रिटर्न से मतलब नेट रिटर्न बोलना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें कंफर्ट कहाँ से मिला। ठीक है, कंफर्ट देखिए, एक तो जो हमेशा हम डिस्कस करते हैं यूएसजी से 4.8% के आसपास चला गया था उनका 10 ईयर,
अब वो घटकर 4.3% या उससे भी नीचे आ गया है। बहुत बड़ा कंफर्ट। पहले था एफआईआई को अरे यार ना, मतलब बहुत कम रिस्क लेकर या फिर ऑलमोस्ट नील रिस्क लेकर ऑलमोस्ट 5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, क्यों हेडेक लें, चलो थोड़ा पैसा वहाँ डाल लेते हैं। तो अब धीरे धीरे वो कम हो रहा है, तो वो एक फैक्टर आया। दूसरा फैक्टर है यूएस डॉलर का इंडेक्स। हाँ, डॉलर इंडेक्स लगातार हम फॉलो कर रहे हैं ना, 109 प्लस चला गया था, ठीक है। अब वो घट रहा है, 104 के आसपास चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक एडवांटेज मिला कि भाई रुपी जो बुरी तरह से गिर रहा था, अब उसका गिरावट पहले के मुकाबले कमा है या फिर थोड़ा अप्रिसिएट भी किया। पिछले कुछ दिनों का देखें, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है थोड़ा, ये दोनों बहुत बड़ा पॉजिटिव। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेंट क्रूड, क्योंकि हम ज़्यादातर खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइस कम होता है ब्रेंट क्रूड का, तो हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा ना तेल खरीदने के लिए। पैसा बच रहा है तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज़ कर सकता है, जिससे कि इकोनॉमी को फ़ायदा मिलेगा और हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा पॉजिटिव क्या मिला कि भाई इंडिया का जो वैल्यूएशंस था रिलेटिवली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत सस्ता हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल ना मानकर चलें। लार्ज कैप यस वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। लेकिन पहले के मुकाबले और ख़ासकर कुछ स्टॉक्स में तो 40-50% का भी गिरावट आया है। वैसे देखें तो थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी तो इंडियन मार्केट में आया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत, मतलब ये तो मानना पड़ेगा ना भाई, बाइंग अपॉर्चुनिटी था कहीं कहीं। लार्ज कैप में तो बिल्कुल था, मिड कैप स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी था। लेकिन पूरा इंडेक्स लेवल देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप, तो ऑफकोर्स सही बात हो अभी भी ओवर वैल्यूड है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो अभी भी गिर सकता है। मेंटली हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली इसीलिए, और एफआईआईज देखिए यूएस मार्केट में बहुत जा रहे थे, यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आने लगा, तो उस कारण भी वो देखे कि भाई अब कहाँ जाएं, ठीक है। तो एक तो यूरोपियन मार्केट में थोड़ा वो जा रहे हैं, पैसा वहाँ भी जा रहा है। यूरोपियन मार्केट्स कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, बट हाँ देखना है कब तक चलता है यूरोपियन मार्केट। बस शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव है, नो डाउट यूरोपियन मार्केट्स। चाइना भी थोड़ा बहुत जा रहा है, मोस्टली हांगकॉन्ग में, तो वो भी बिल्कुल अभी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। उम्मीद है कि वहाँ भी पॉजिटिविटी कुछ समय तक एटलीस्ट रहेगा, उसका देखते हैं। पूरा उसके गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक पे डिपेंड करता है, वो क्या करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। उसी तरह से जो यूरोपियन कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस देखते हैं, बोल रहे हैं डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत खर्च होगा, देखते हैं भाई। अभी तो बोला जा रहा है, अभी तक कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है। पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसा कैसे खर्च करेंगे, कब कितना खर्च करेंगे, सब पे डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ मार्केट तो पहले मूव कर जाता है ना, तो पॉजिटिविटी आया तो पहले से रिटर्न आना शुरू हो गया, ये हो गया। इंडिया अगर आप देखें तो भाई ग्रोथ वाइज तो रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि 8-9% का ग्रोथ है, लेकिन वर्ल्ड में जो दूसरे इकोनॉमीज़ हैं उसके मुकाबले हमारा ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, 6.5%, मतलब किसी का 5% भी नहीं आ रहा है, हम 6.5 पे आ रहे हैं। तो रिलेटिवली हमारा ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमी रिलेटिवली स्टेबल है, फिस्कल डिफिसिट लगातार हम कम कर रहे हैं, करंट अकाउंट डिफिसिट भी कंफर्टेबल है, फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। तो इस कारण एफआईआईज ने थोड़ा मतलब रिसेंट फ्यू डेज में पैसा लाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। यही है स्टॉक मार्केट। इसीलिए मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ ना कि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा इरेशनल है ना, मतलब अब आप बोलेंगे अरे 2-3 दिन पहले सब खराब था, अचानक सब कुछ अच्छा हो गया। भाई स्टॉक मार्केट यही है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ इन्वेस्टेड रहे ना शॉर्ट टर्म में। और इसीलिए मैं बोलता हूँ शॉर्ट टर्म में आप बिल्कुल दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं सकते हैं ना। स्टॉक मार्केट बिग बॉस है, वो क्या करेगा शॉर्ट टर्म में नोबडी नोज। सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफ़ी हद तक आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई इकोनॉमी ठीक कर रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक है, तो एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न। शॉर्ट टर्म में आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैंने बार बार आप लोगों को बताया था ना कि ये जो, क्योंकि आप लोग का क्वेरी आता था कि भाई वो टैक्स कट किया है गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट ईयर से फ़ायदा मिलेगा, या फिर आरबीआई रेट कट कर रहा है, या फिर लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रहा है, मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने बार बार आप लोगों को बताया था मार्केट ऐसे ही शॉर्ट टर्म में बिहेव करता है, लेकिन मार्केट जो भी करेगा ना वो इंटरेस्ट के साथ देगा आपको, सूद सहित। गिरेगा तो सूद सहित आपको गिराएगा बुरी तरह से, और जब ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट के साथ ऊपर जाएगा। तो मार्केट सब कुछ फैक्टर इन कर रहा था, ठीक है ना। वही उसी का आप ये अचानक जो इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है ना, वही चीज़ आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो गया, ये सब पिछले कुछ समय से चल रहा था और मार्केट में फैक्टर इन हो रहा था, तो फाइनली उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई वैल्यूएशन लेवल पर अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में कंफर्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में तो पता नहीं क्या कैसे रिएक्ट करेगा ना, लेकिन हाँ वहाँ पे बिल्कुल हमें मान कर चलना चाहिए कि भाई वहाँ रिस्क तो है, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आया तो वहाँ पे गिरावट आ सकता है, ठीक है। ये किए हुआ। दूसरा 2 अप्रैल ना रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है, तो इसको मैं कल के वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो कल मैं इसको कवर करूँगा कि भाई वो होगा नहीं होगा, क्या होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कल देखते हैं उसको, ठीक है।
अभी देखिए आप लोग का क्वेरी आया था ना फंडामेंटल एनालिसिस, हाँ तो उसको कवर कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए आज एक ऐसे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा, हाँ? लेकिन जब दूसरे स्टेटमेंट्स आप देखने लगेंगे ना, बैलेंस शीट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, तो वहाँ पे आपको लगेगा अरे ये क्या है, ठीक है ना। तो जब भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगेन मैं स्टॉक का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ, प्राइस नहीं बताने जा रहा हूँ, ये एजुकेशनल चैनल है ना, आपको इससे क्या लेना देना। मतलब स्टॉक का नाम तो ना आपको टीवी पे सब बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल तो भरा पड़ा है जहाँ आपको नाम बता रहे हैं। तो जो भी कोई नाम बताए उसमें आप ये जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये चेक कर लें, तो इससे काफ़ी हद तक आपको कंफर्ट मिलेगा कि क्वालिटी कैसा है। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, सारे फिगर्स करोड़ में हैं। तो देखिए पहले सेल्स देख लेते हैं ना। सेल्स देखिए कितना तेजी से बढ़ा है, खासकर रीसेंट टाइम्स में देखें ना, मार्च 23, मार्च 24, और ये टीटीएम मींस ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ठीक है, ह्यूज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पहले तो कुछ नहीं था लेकिन अब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफट मार्जिन, पहले कुछ नहीं था, अब देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना बड़ा पॉजिटिव है, सभी कुछ पॉजिटिव है एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स का। उसी तरह से प्रॉफिट भी अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट देखिए कितना तेजी से बढ़ा है, और नीचे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए ह्यूज, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, सभी कुछ पॉजिटिव, मतलब देख कर लगेगा अरे इस बहुत अच्छी कंपनी है, पहले तो कुछ नहीं था लेकिन हाँ रीसेंट टाइम से परफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, सभी कुछ पॉजिटिव। अब नीचे देख लेते हैं, ये देखिए बैलेंस शीट है इनका, ठीक है। बैलेंस शीट में ऊपर तो ठीक लग रहा है, ठीक है भाई, इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व भी बढ़ रहा है, ये सब पॉजिटिव है। बोरिंग चलिए ठीक है, मतलब बोरिंग कर रहा है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रोथ के लिए अगर थोड़ा बहुत बोरिंग लिया जा रहा चलता है। अदर लाइबिलिटीज देखते हैं। अदर लाइबिलिटीज में देखिए ट्रेड पेएबल, मतलब इनको पे करना है, कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ अदर लाइबिलिटी आइटम्स देखिए बहुत ज़्यादा है, 83 करोड़। ऑफकोर्स ये देखना पड़ेगा, तो अभी तो इसमें हम नहीं जाएंगे, चेक करना होगा कि भाई इतना ज़्यादा ये क्यों है, पहले देखिए कुछ भी नहीं होता था, अचानक इतना ज़्यादा क्यों, चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जरूरी है, लेकिन चेक करना पड़ेगा भाई इतना ज़्यादा अचानक कैसे हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे फिक्स्ड एसेट, ठीक है भाई थोड़ा बढ़ा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग देखिए अदर एसेट्स, हाँ अदर एसेट्स देखते हैं, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी भी कंपनी का जरूर चेक करें। इन्वेंट्री देखिए ना, ये देखिए इन्वेंट्री, हाँ कितना ज्यादा इन्वेंट्री है यहाँ पे। और दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि इनको पैसा मिलना है। ट्रेड रिसीवेबल आपको पता है ना, पैसा मिला नहीं है लेकिन सेल में वो दिख जाता है कि भाई सेल कर दिया मैंने, ठीक है, लेकिन पैसा मिला नहीं है। कितना ज्यादा इनका हमेशा ही ट्रेड रिसीवेबल देखिए कितना ज्यादा होता है, ह्यूज। हाँ तो ये सब ऑफ कोर्स थोड़ा कंसर्न है कि भैया तुमको पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, सेल ठीक है ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये भी इन्वेंट्री भी देखिए कितना ज्यादा है इसका, ठीक है, ये सब थोड़ा निगेटिव है। इसको ऑफ कोर्स आपको डिटेल में देखना होगा कि चल क्या रहा है। उसके बाद कैश फ्लोज देख लेते हैं। कैश फ्लोज में देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, हाँ? अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो ठीक बात है भाई, दिख रहा है आपको, लेकिन रिसीवेबल मतलब मिलने वाला है ना, ये देखिए निगेटिव है क्योंकि मिला ही नहीं है। इन्वेंट्री देखिए -50, ठीक है, क्योंकि ये तो सामान रखा हुआ है ना, बिका ही नहीं है भाई, ये सब सामान रखा हुआ है, -50 -14। उसके बाद कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में तो दिक्कत नहीं ना, फिक्स्ड एसेट परचेज किया है 12, हो सकता है कंपनी ग्रोथ में है तो कुछ सामान खरीद रहा है, चलता है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पे बोरविंग देखिए, यहाँ पे बोरविंग काफ़ी लिया गया है, चलो ये भी चलता है, बोरविंग लेना थोड़ा बहुत कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बट हाँ आपको रेशियो देख लेना है ना कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, अगर वो ज़्यादा है तो कंसर्न होना चाहिए। कंपनी का दो इंटरेस्टिंग डिटेल्स अब हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे डेटर डेज, हाँ मतलब कि भाई आपको पैसा कब वापस मिलेगा, ठीक है, आपने क्रेडिट पे कुछ सामान दे दिया, पैसा कब मिलेगा। तो देखिए शुरू से ही इनका कितना ज्यादा है, पैसा मिलने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। अब पहले के मुकाबले घटा है नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा दिन है ना, पैसा मिलने में बहुत ज्यादा दिन लग रहा है। इन्वेंट्री डेज देखिए कितना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 300 डेज, 300 डेज तक सामान पड़ा हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा है ये। डेज पेबल मतलब कि इनको पे कब करना होता है, ठीक है, पहले तो बहुत देर में करते थे, अब इन्हें बहुत जल्दी करना पड़ा है, मतलब जल्दी जल्दी इन्हें पैसा पे करना होता है, तो एक तरह से रिलेटिव देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए, पहले पहले का देखिए कहीं कोई कंसिस्टेंसी नहीं ना,
लेकिन अब देखिए ना, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। कैश कन्वर्जन मीन्स भाई तुम जैसे ना सामान खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, फिर उसको बनाए, फिर बेचे, तो उसमें टोटल में कितना टाइम लगता है कैश कन्वर्ट करने में? तो ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम है। अब आरओसी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लग जाएगा, लेकिन आपने देखा ना कितने सारे रेड फ्लैग्स हैं इस कंपनी में। ठीक है, इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रोमोटर्स देखिए 64.34, एफ आई आईज और डी आई आईज कुछ है ही नहीं यहाँ पे। और फिर हमारे भोले भाले पब्लिक, पब्लिक का देखिए 35.43% का एक्सपोजर है, और कोई भी नहीं है। और ये बहुत छोटा कंपनी है ना, मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम है इसका। तो देखिए ये सब चीजें आप किसी भी कंपनी में ध्यान दें। अगर कुछ इस तरह का ऑड लग रहा है तो और डिटेल्स में चेक करें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। देखिए रिटर्न आने का बात अलग है, शॉर्ट टर्म में किसी भी कंपनी में ज्यादा रिटर्न आ सकता है, सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें, सब फंडामेंटल्स भी आप जरूर चेक करें। कंपनी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है, इसके जो ऑडिटर्स हैं रिसेंट टाइम्स में बहुत चेंज हो रहे हैं ना। मतलब जो ऑडिटर था वो हट गया, उसने रिजाइन कर दिया। उसके बाद नया ऑडिटर आया 2023 अक्टूबर, उसके बाद उसने भी रिजाइन कर दिया। उसके बाद फिर नया ऑडिटर आया सितंबर 2024। तो ये सब भी जरूर चेक करें कि भाई ऑडिटर लगातार भाग क्यों रहा है, या फिर सीईओ तो कहीं लगातार चेंज नहीं हो रहा है, सीएफओ तो लगातार चेंज नहीं हो रहा है। ये सब भी आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।